देखो, अगर एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करी जाए, ठीक, तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में सबसे पहले हमने तुम्हें क्या बताया था, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के बाद क्या होगा, लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा के बाद क्या होगा, लैबिया माइनोरा। उसके अलावा और क्या होगा, क्लाइटोरिस और हाइमेन। ठीक, अब ध्यान से समझना। देखो ध्यान से एक एक स्ट्रक्चर समझते जाना, इसका क्वेश्चन मैचिंग में आता है या स्टेटमेंट में आता है, पहले ही बता दे रहे हैं। ये पैराग्राफ या फिर मैचिंग में आएगा या फिर स्टेटमेंट में आएगा। स्टेटमेंट में मेजॉरिटी में दो स्ट्रक्चर को वो क्या करेगा, स्टेटमेंट में दे देगा और पूछेगा कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। अब इसको जरा ध्यान से देखो, उसने क्या बोला, द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लाइटोरिस। Mons pubis is a cushion of fatty tissues covered by skin और pubic hair। अगर बात करी जाए सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस, अगर मॉन्स प्यूबिस की बात करी जाए तो फैटी होता है, कुशन लाइक होता है, स्किन कवरिंग ऑफ स्किन प्लस प्यूबिक हेयर। तो सबसे बाहर की तरफ का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के बाद अगर बात करी जाए तो लैबिया मेजरा आर फ्लैशी फोल्ड्स ऑफ टिश्यू which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening। अब ध्यान से देखो, फीमेल में जेनाइटल ट्रैक्ट की ओपनिंग अलग होती है और यूरिन की ओपनिंग क्या होती है, अलग होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई। सबसे नीचे अगर बात करी जाए तो नीचे की तरफ होती है जेनाइटल ओपनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजाइना। इसके ऊपर होता है बेटा यूरेथ्रा, यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक, तो वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर क्या होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग। और इसको कवर करने वाले स्ट्रक्चर को, जो इसको बाहर से कवर करता है, इसको कवर करने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, लैबिया मेजोरा। ये भी क्या है, फ्लैशी टिश्यू। ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ से ये क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब वो कह रहा है द लैबिया माइनोरा आर पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा के अंदर आपको एक दूसरा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, वो भी क्या है, टिश्यू का फोल्ड्स है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, लैबिया माइनोरा। आगे कह रहा है द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शियली बाय अ मेम्ब्रेन। ये वेजाइनल ओपनिंग है, इस वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर क्या होता है, पार्शियल कवरिंग होती है। और इस पार्शियल कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, हाइमेन। क्या बोलते हैं, हाइमेन। अगर हाइमेन की बात करी जाए, पार्शियल कवरिंग बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड एज हाइमेन। ये जो हाइमेन है ये क्या है, पार्शियल कवरिंग है, partial covering of vagina, partial covering of vaginal opening, vaginal opening, thick membrane है कि thin membrane structure है, तो याद रखना कैसा है, thin membranous structure है। इतनी बात क्लियर हुई। इसके बाद द क्लाइटोरिस इज अ टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लैबिया
माइनरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग, और यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर जहां पे लैबिया माइनरा आके जुड़ रहे हैं, ये जंक्शन है कि नहीं है, तो लैबिया माइनरा जहां पे आके जंक्शन पे जुड़ते हैं वहां पे कौन सा स्ट्रक्चर होता है, क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस कहां पे पाया जाता है, जंक्शन ऑफ लैबिया माइनोरा। कैसा होता है, टिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अगर बात करी जाए जो काम मेल में पीनस का होता है, ठीक, पीनस का काम क्या होता है, इरेक्शन का, फॉर इंसेमाइनेशन, वही काम अराउजल का मेल में, फीमेल में कौन करता है, क्लाइटोरिस। तो यहाँ पे देखो एनालॉगस स्ट्रक्चर याद रखना, पहला एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या है, क्लाइटोरिस। एनालॉगस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जिनका ओरिजिन डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन क्या हो, सेम। अब ओरिजिन की बात करो, एक मेल में एक किसमें, फीमेल में। मेल में क्या है, पीनस, और फीमेल में क्या है, क्लाइटोरिस, लेकिन दोनों का काम क्या है, अराउजल का। बात क्लियर हुई, एक्साइटमेंट का, बात क्लियर हुई। दूसरा जो स्ट्रक्चर है, कल मैंने तुम्हें बताया था, जो काम मेल में बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का होता है, वही काम फीमेल में किसका होता है, बर्थोलिन ग्लैंड का। तो ये भी स्ट्रक्चर कैसे हो गए, दोनों एनालॉगस। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया, लिख लो। अब एक सेकेंड, एक लास्ट बचा है। The hymen is often torn during the first coitus या intercourse। ये जो hymen है, ये फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे ब्रेक हो सकता है। ऑफन लिखा है कि नहीं लिखा है, ब्रेक हो सकता है। However, it can also be broken by a sudden fall or jolt, insertion of a vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding and cycling। तो बोला जाता है कि hymen is not a रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। हाइमेन के टॉर्न होने के रीजन इंटरकोर्स के अलावा बहुत सारे हो सकते हैं। तो हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी इफ अ फीमेल इज वर्जिन और नॉट। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, लिख लो अब। तो सबसे बाहर मॉन्स प्यूबिस, उसके अंदर लैबिया मेजरा, उसके अंदर लैबिया माइनरा। लैबिया मेजरा और माइनर किसको कवर कर रहे हैं, वेजाइनल ओपनिंग को। बात समझ में आई कि नहीं आई, वेजाइनल ओपनिंग के आपके जहां पे ओपन हो रहा है उसको पार्शियल कवर करके किसने रखा है, हाइमेन ने। किसने रखा है, हाइमेन ने। वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर कौन सी ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर क्या होता है, क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस किसके जंक्शन पे पाया जाता है, लैबिया माइनरा के। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया अच्छे से, लिख लो। कैसा चल रहा है फिजिक्स और केमिस्ट्री, बढ़िया, मजा आ रही है। मजा ना लेना, ज्यादा पढ़ लेना। वो कप रखा रहने दीजिएगा, कप रखा रहने दीजिए, रखा रहने दीजिए।
हो गया? क्लियर हुआ अच्छे से? किसी कोई दिक्कत? इससे बार बार बता रहे हैं, मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं, जैसे मॉन्स पीविस के लिए क्या दे देगा, फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर, ठीक। लैबिया मेजरा फर्स्ट लेयरिंग, लैबिया माइनरा सेकेंड लेयरिंग। हाइमेन क्या है, नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, ठीक। क्वेश्चन आया था 2024 में या 25 में, नहीं 2024 में आया था। हाइमेन से कभी भी क्वेश्चन नहीं आया था, हाइमेन से 2024 का क्वेश्चन बना था। दो स्टेटमेंट दी थी कि हाइमेन के बारे में दी थी कि हाइमेन इज अ पार्शियल कवरिंग ऑफ वेजाइनल ओपनिंग। दूसरी स्टेटमेंट थी कि हाइमेन इज ऑलवेज टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर्स। नहीं, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे हाइमेन पूरी तरीके से टॉर्न हो जाए, नहीं, कभी कभार वो बचा रहता है। तो हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। बात क्लियर हो गई? ठीक। अब इधर देखो, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, मेमोरी ग्लैंड। एनसीईआरटी की अभी तुम्हें लाइन दिखाते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैमल का जो ग्रुप बनाया गया था, हम मैमल पढ़ते हैं एनिमल किंगडम में, और मैमल का जो ग्रुप बनाया गया था वो किस वजह से बनाया गया था, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड। कहीं उसमें ये लिखा था कि प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड ओनली इन फीमेल, नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, हम क्या समझाना चाह रहे हैं? यहां पे देखो क्या लिखा है, अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड। पहले तो ये मार्क करो, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल फीमेल। मतलब फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड का मतलब क्या हुआ, दैट कैन प्रोड्यूस मिल्क एंड नरिश दियर यंग वन। वो कैरेक्टर केवल और केवल किसके पास है, फीमेल के पास। पुराने टाइम पे जब मैमल बने थे, तो जिस टाइम पर मैमल बने थे मेल के पास भी मेमोरी ग्लैंड्स होते थे, लेकिन मेल के पास के जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं वो फंक्शनल नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल क्यों होते हैं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ईस्ट्रोजन। किसके एब्सेंस की वजह से, ईस्ट्रोजन का लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं होता है मेल में कि वो आपके मेमोरी ग्लैंड का प्रोलिफरेशन कर सके। तो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज अ फीचर ऑफ फीमेल मैमल। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? तो मेमोरी ग्लैंड मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, लेकिन फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड केवल और केवल किसके पास होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मेल का जो आपका मेमोरी ग्लैंड है वो कैसा हो चुका है, वेस्टिजियल। कैसा हो चुका है, वेस्टिजियल का मतलब क्या है, छुप चुका है, उसका कोई भी फंक्शन अब नोन नहीं। बात क्लियर हो गई? अब आगे देखो, the mammary gland are paired structure breast that contain glandular tissue and variable amount of fat। मेमोरी ग्लैंड, अगर कोई पूछे मेमोरी ग्लैंड के बारे में तो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब कितने पेयर, वन पेयर, ठीक। अगर बोला जाए किस चीज से मिलकर बना है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू याद करो,
देखो हर चीज का कनेक्शन है। 11th में जाओ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, वहां पे दिया हुआ है ग्लैंडुलर टिश्यू, और ग्लैंडुलर टिश्यू इज रिलेटेड विद सिक्रीशन ओनली, केवल और केवल सिक्रीशन कराने का काम करते हैं। तो यहाँ पे मैमरी ग्लैंड भी केवल क्या करता है, सिक्रीशन करता है। क्या करता है, सिक्रीशन। सर जी सर, हाँ सर, बढ़िया थी। हाँ अभी तो गए हैं लेने, अभी तो सेकंड है ना। हाँ नहीं, आप बात करके देख लो, हमें नहीं पता। ठीक है, ठीक। अब इधर देखो, ग्लैंडुलर एपिथेलियम को याद करो, क्लास 11th में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का केवल और केवल उसमें जो कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल आपके मॉडिफाई होते हैं, वो केवल और केवल सिक्रीशन के लिए होते हैं, उसके अलावा उनका कोई भी काम नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैमरी ग्लैंड के भी अंदर कौन सा एपिथेलियम दिया गया है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, क्योंकि मैमरी ग्लैंड से भी केवल मिल्क का सिक्रीशन कराना है। बात समझ में आई? इसके अलावा वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ठीक, अब आगे देखो, कह रहा है द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मैमरी लोब कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एज एल्वेलाई। अब देखो स्ट्रक्चर हम समझा रहे हैं, जब तक स्ट्रक्चर नहीं समझोगे तब तक रूट समझ में नहीं आएगा, और यहाँ पे भी रूट बोला जाता है। अब तुमको हम सीधे लिख दे रूट 80 डल, ये तो रूट का पैटर्न है, अगर क्वेश्चन आएगा इससे निकल जाएगा। लेकिन मान लो ये आपको उस समय ये जो ट्रिक है याद नहीं आई, तब क्या होगा? तो ध्यान से देखो, अगर मैमरी ग्लैंड की बात करी जाए तो उसने बोला कि जो मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है, ठीक, मैमरी ग्लैंड का जो स्ट्रक्चर है उसमें 15 से 20 लोब्स पाए जाते हैं। अब 15 से 20 तो नहीं बना सकते, तो इस टाइप के लोब्स प्रेजेंट होते हैं अंदर। इन लोब को हम क्या बोलते हैं, मैमरी लोब्स। एक ब्रेस्ट में कितने मेमोरी लोब होंगे, 15 to 20, मतलब दो में कितने हुए, 30 से 40। क्या इतनी बात समझ में आई? अब उसने बोला कि इस मेमोरी लोब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एल्वेलाई। क्या प्रेजेंट होता है, एल्वेलाई। एल्वेलाई लंग्स में भी पाया जाता है, एल्वेलाई मेमोरी ग्लैंड में भी पाया जाता है, लेकिन दोनों जगह उसका फंक्शन क्या है, अलग अलग। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्वेलाई, ठीक। ये क्या है, एल्वेलाई ऑफ सेल्स कॉल्ड एज एल्वेलाई। ये क्या हो गए, एल्वेलाई हो गए। अब जरा ध्यान से देखना, उसने क्या बोला, द ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन्स डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब, मेमोरी लोब समझ में आ गया, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एज एल्वेलाई, क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एज एल्वेलाई। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है द सेल्स ऑफ द एल्वेलाई, नहीं तो नहीं नहीं, ए में नहीं है, मैं रोज उसकी अटेंडेंस लेती हूँ, ए में नहीं है, चेक कर लीजिए आप, ए में नहीं है। इधर से रजिस्टर ले लीजिए, रजिस्टर ले गए हैं। एक को बस मत करिएगा, शिवा यादव, वो एप्लीकेशन दे के गया है, ठीक है, उसकी ताई जी की डेथ हो गई है शायद। हाँ, आर्यन सिंह इसमें लिखा है, कोई और होगा, ये बच्चा काजल, इसको फोन करना है। हाँ, आर्यन तो इसमें लिखा है, मैंने खुद ही लिखा था आर्यन का नाम। चिल होता है। अब इधर देखो ध्यान से, तो क्लस्टर ऑफ सेल्स क्या बोलेंगे, एल्वेलाई। क्या काम है इनका, सिक्रीशन ऑफ मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ल्यूमेन ऑफ द एल्वेलाई। देखो ये जो एल्वेलाई है, इनका काम मिल्क फॉर्मेशन का भी है, मिल्क
फॉर्मेशन का भी है और मिल्क सिक्रीशन का भी है। मतलब मिल्क फॉर्म भी कहाँ होगा, एल्वेलाई के अंदर, और मिल्क सिक्रीट भी कहाँ होगा, एल्वेलाई से। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब फिर आगे देखो, आगे कह रहा है द एल्वेलाई ओपन्स इनटू मैमरी ट्यूब्यूल्स, द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच विल बी जॉइंड बाय अ मैमरी डक्ट, several mammary duct joined to form a wider mammary ampulla which is connected to the lactiferous duct through which milk is sucked out. अब ध्यान से देखो, एल्वेलाई, एल्वेलाई ओपन किसमें होता है, तो उसने बोला एल्वेलाई ओपन होता है मैमरी ट्यूब्यूल में। 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक हर एक एल्वेलाई में क्या होता है, हर एक एल्वेलाई से निकलता है मैमरी ट्यूब्यूल, मैमरी ट्यूब्यूल। हर एक एल्वेलाई से क्या निकलेगा, मैमरी ट्यूब्यूल। मैमरी ट्यूब्यूल जाके ओपन होता है किसमें, मैमरी डक्ट। किसमें ओपन होगा, मैमरी डक्ट में। ये क्या है, मैमरी डक्ट। इतनी बात समझ में आई? आगे क्या कह रहा है, मेमोरी डक्ट, सेवरल मेमोरी डक्ट joined to form a wider memory ampulla. Several memory ducts का मतलब क्या है, जितनी भी आपके किससे आ रहा है, मेमोरी लोब से आने वाले। एक तो हम दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, इसके अंदर ना जाने कितने क्लस्टर हो एल्वेलाई के, और हर का अपना अलग अलग क्या होगा, मेमोरी डक्ट होगा कि नहीं होगा। अब ये जाके एक मेमोरी डक्ट कहाँ से आया, यहाँ से मान लो, एक मेमोरी डक्ट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक, हमने बोला यहाँ से आ गया एक मेमोरी डक्ट, एक मेमोरी डक्ट यहाँ से आ रहा है और एक मेमोरी डक्ट यहाँ से आ रहा है। ठीक, ये मेमोरी डक्ट जाके ओपन होता है कॉमन चैम्बर में, जिसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला मेमोरी एम्पुला। ये क्या है, मेमोरी एम्पुला। और ये मेमोरी एम्पुला आगे जाके एक डक्ट में ओपन हो जाता है, जिससे मिल्क बाहर की तरफ रिलीज होता है। इसको हमने, जहां से मिल्क बाहर की तरफ जाएगा, जहां से मिल्क बाहर की तरफ मूव करेगा, उस डक्ट को हमने क्या बोला, उस डक्ट को हमने बोला लैक्टिफेरस। लैक्टिफेरस लैक्टेशन कराने में मदद करता है, इसीलिए क्या बोला गया, लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट जाके आगे निप्पल के साइड पे क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, जिसके अगल बगल क्या होता है, एरियोलर टिश्यूज का क्या होता है, डिपोजिशन। अगल बगल क्या होंगे, एरियोलर टिश्यूज। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया इतना? तो अगर अब तुम रूट देखो, तो रूट कैसे स्टार्ट हुआ है, मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क इजेक्शन का रूट अगर तुमसे पूछेगा, तो मिल्क बना कहां पे, एल्वेलाई में। वेरी गुड। मिल्क कहां पे बना, कहां पे गया, कहां पे गया, मेमोरी ट्यूब्यूल्स पे। मेमोरी ट्यूब्यूल से कहां गया, मेमोरी डक्ट में, मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट से कहां गया, मेमोरी एम्पुला में, और मेमोरी एम्पुला से कहां चला गया, लैक्टिफेरस। लैक्टिफेरस डक्ट से निप्पल के थ्रू क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी से हमने निमोनिक क्या बनाया, एटी डल। तो शॉर्टकट तभी याद होगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। शॉर्टकट हमेशा तभी याद रखना जब तुम्हें पूरा कंसेप्ट उसका तैयार हो। शॉर्टकट लास्ट टाइम के लिए होता है, उसके लिए पहले तुम्हें कंसेप्ट तैयार होना चाहिए। बात क्लियर हो गई? बना लो। तुम्हारी एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया है, लेकिन वो एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया है ना, वो बहुत ज्यादा क्या है, कंफ्यूजिंग है। देखो उसने रिब्स की मसल को देखा है ना, पेक्टोरलिस मसल,
तो वो रिब्स के साइड का जो एरिया होता है उसको बोला जाता है। ठीक, आर्यन भी लाइक जबरदस्ती मैं फंस गया हूँ, मैं तो रोज आ रहा हूँ इतना तो मैं पहले भी नहीं आया था। तुम लोग को तो टी शर्ट, आहा, तुम लोग को तो टी शर्ट मिल गई ना? नहीं मिली अभी? तुम्हें नहीं मिली? देखना पड़ेगा नाम नीचे किसको किसको नहीं मिली है। नए बच्चों को समझ में आया? कुछ कुछ आ रहा है समझ में अच्छे से? हाँ, एल्वेलाई वो हर चीज होती है जिसमें हम किसी चीज को स्टोर कर सकें। लंग्स में हम क्या करते हैं? गैस को स्टोर करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? मिल्क को स्टोर कर रहे हैं। वो भी थिन मेम्ब्रेनस होता है, स्क्वामस एपिथेलियम का बनता है। ये भी थिन मेम्ब्रेनस है, स्क्वामस एपिथेलियम का बनता है। ठीक, बात नहीं करो यार। लिख लिया? हम्म, तो तुम्हें यहाँ से कहाँ से स्ट्रक्चर समझ में आएगा? तभी तो स्ट्रक्चर बनाए, वरना इतना सिंप्लीफाइड वे में एनसीईआरटी में दिया होता तो हमको स्ट्रक्चर बनाने की क्या जरूरत पड़ती है ही नहीं। अब हम स्टार्ट करेंगे स्पर्मेटो। इस बोर्ड से, यहाँ से कोने से स्टार्ट करेंगे और उस कोने में जाके खत्म होगा। हम अपना पढ़ाने के बाद तब तुम्हें बुक का स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाएंगे, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा कि लिख क्या रहा है। जल्दी लिखो। सुबह से ये मेरी कौन सी क्लास है? चौथी क्लास।
जेनेसिस, किस प्रोसेस से? गैमेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस द इमैच्योर मेल जर्म सेल spermatogonia produce sperm by spermatogenesis that begins at puberty। एक एक पॉइंट ध्यान से देखते जाना, अभी हम लिखवा रहे हैं। The spermatogonia present on the inside wall of the seminiferous tubule multiply by mitotic division and increase in number. Each spermatogonia is diploid and contains 46 chromosomes. Some of the spermatogonia called, देखो उसने सीधे ही स्पर्मेटोगोनिया को क्या बोल दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। रुक जाओ यहाँ पे, इतना पैराग्राफ हमने पढ़ा। अब जरा इस पैराग्राफ का मतलब समझना। हमने बोला कि यहाँ पे तुम्हारा क्या था? हमने बोला ये क्या है तुम्हारा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ध्यान से समझना, ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर वाले जो सेल हैं, जो इसको लाइन करके रखे हुए हैं, इनको हमने क्या बोला? ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। क्या है ये? स्पर्मेटोगोनिया। और जरा देखो उसने स्पर्मेटोगोनिया को क्या बोला है? इमैच्योर मेल जर्म सेल। क्या इतनी बात समझ में आई? जिस टाइम पे टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे एक ही स्पर्मेटोगोनिया बना होगा ना, पहले तो एक सेल आया होगा। इस स्पर्मेटोगोनिया ने क्या किया होगा? एक स्पर्मेटोगोनिया सेल ने क्या की? माइटोसिस। और माइटोसिस करने के बाद क्या किया? नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज्ड। नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीज्ड। पहले इसने इमैच्योर मेल जर्म सेल का क्या किया? नंबर बढ़ाया। नंबर किससे बढ़ाया? बात समझ में आई इतनी कि नहीं आई? अब जरा ध्यान से समझना। उसने बोला एट प्यूबर्टी, जिस टाइम पर प्यूबर्टी आती है उस टाइम पे ये स्पर्मेटोगोनिया सेल डिवाइड करना स्टार्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? तो जिस टाइम पर प्यूबर्टी आती है, मैंने तुम्हें बताया था जीएन हार्मोन्स का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें 11th में जब पढ़ाया था केमिकल कंट्रोल इंटीग्रेशन, तो मैंने तुम्हें एड्रिनल कॉर्टेक्स का एक रीजन बताया था जहां से टेस्टोस्टेरोन निकलता है। बताया था कि नहीं बताया था? मैंने बताया था जीएफआर 3 रीजन में डिवाइड करते हैं कि नहीं करते? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस से निकलते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड, और सेक्स कॉर्टिकॉइड में मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन निकलता है, फीमेल के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन निकलता है। लेकिन जिस टाइम पर प्यूबर्टी आती है, 12-13 साल आता है, उस टाइम पे क्या होता है कि जीएन हार्मोन का नंबर बढ़ता है, और जैसे ही जीएन हार्मोन का लेवल बढ़ता है एलएच और एफएसएच बहुत तेजी से गोनैड्स के ऊपर काम करते हैं, और बहुत तेजी से गोनैड्स के ऊपर काम करते हैं तो मेल के अंदर ईस्ट्रोजन तो कम निकलेगा ना, टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है? बूस्ट कर जाता है। और फीमेल के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन निकल रहा होता है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में ईस्ट्रोजन का लेवल क्या कर जाता है? बूस्ट कर जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन क्या हो गया? बढ़ गया। प्यूबर्टी आ गई, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा। अब स्पर्मेटोगोनिया सेल जो इमैच्योर थे वो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। अगर कोई भी सेल डिवाइड करने के बाद डिफरेंशिएशन में जाती है, इसका मतलब होता है वो इमैच्योरिटी से किस में जा रही है? मैच्योरिटी की तरफ। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब स्पर्मेटोगोनिया का एक सेल आपका क्या करेगा? डिफरेंशिएशन करेगा और क्या बनाएगा? स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाएगा? उसने क्या लिखा है? ध्यान से, उसने लिखा कि हर एक स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा? माइटोटिक डिवीजन से अपना नंबर बढ़ाएगा पहले, फिर ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड और 46 क्रोमोसोम होते हैं।
some of the spermatogonia called primary spermatocyte periodically undergoes meiosis. मतलब स्पर्मेटोगोनिया के सेल भैया मियोसिस में नहीं जाते हैं डायरेक्टली. क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि इमैच्योर है. पहले वो अपने आप को क्या करेंगे? मैच्योर. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज नथिंग, इट इज मैच्योर जर्म सेल. ये क्या है? मैच्योर जर्म सेल. अब अगर तुमसे कोई पूछे तो स्पर्मेटोगोनिया की कंडीशन क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की भी कंडीशन क्या होगी? मियोसिस नहीं हुआ ना अभी, तो इसकी भी कंडीशन क्या होगी? और क्रोमोसोम. बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सारा खेला किसका हो गया? प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से हमें कोई लेना देना नहीं. हमने मैच्योर करके उसको क्या बना दिया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अब ध्यान से देखो, जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में उसने क्यों लिखा पीरियोडिकली मियोसिस? जरूरत पड़ने पे मियोसिस करेगा. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फीमेल के अंदर ये मंथ वाइज होता है, मेल के अंदर ये डे वाइज होता है. डे वाइज हर एक दिन में हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करके स्पर्मेटो मतलब कुछ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे और स्पर्म क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे. बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्या होगी? मियोसिस 1. मियोसिस 1 का मतलब ये नहीं है कि पहली मियोसिस. मियोसिस ही दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2. तो जब ये मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा तब इससे बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. अच्छा, इसकी प्लॉइडी क्या थी? 2n. मियोसिस हो गई तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी? n. अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर कंप्लीट होगी मियोसिस सेकेंड. और मियोसिस सेकेंड इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस. जो रिडक्शन होता है वो मियोसिस 1 में होता है, मियोसिस 2 में केवल नंबर ऑफ सेल को बढ़ाया जाता है. बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा स्पर्मेटिड. क्या बनेगा? अब ये स्पर्मेटिड जाएगा सर्टोलाइज सेल के पास. किसके पास जाएगा? और सर्टोलाइज सेल इसको क्या करेगा? मैच्योर करेगा. ये क्या है? इमैच्योर है अभी. अब जब सर्टोलाइज सेल से ये नरिशमेंट ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा. तब ये क्या बनाएगा? स्पर्मेटोजोआ. या इसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्म. तो वहां से लेके यहां तक प्रोसेस हमारी क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस. क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे प्लॉइडी एन हो गई है तो बाकी सबकी भी प्लॉइडी क्या होगी? मतलब जब स्पर्म बनेगा तो कितने क्रोमोसोम? अब बात आती है सेल की. प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में एक सेल था, इस एक सेल ने डिवीजन करके बनाया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. तो कितने सेल बने होंगे? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. यहाँ पे कितना सेल? एक सेल. यहाँ पे कितने सेल बनेंगे इसके? 2 सेल. ठीक. अब ये जो प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये क्या बनाएगा? स्पर्मेटिड. कितने स्पर्मेटिड इससे बनेंगे? 2. माइटोसिस का टाइप ही है ना, तो एक सेल से कितने बनेंगे? 2. इससे भी कितने बनेंगे? 2. तो लास्ट में अगर तुमसे पूछा जाए तो स्पर्म कितने आए? तो लास्ट में कितने स्पर्म बने? 4 स्पर्म. तो अगर बेटा तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ध्यान से देखो, 4 स्पर्म को बनाने के लिए
तुम्हें एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लगा, एक ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लगा, कितना? एक। और मियोसिस भी कितनी हुई? एक। अरे ये दो कैसे हुई, ये तो पार्ट है ना इसका, तो मियोसिस भी कितनी हुई? एक। ये तो 4 स्पर्म का है। अगर तुमसे एक स्पर्म का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 1/4 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या मियोसिस। तो अगर उसने क्वेश्चन में पूछ लिया कि तुम्हें बनाने हैं 1000 स्पर्म, कितने स्पर्म बनने हैं? 1000। तो जरा ये बताओ कितनी मियोसिस कराओगे? तो 1/4 इंटू स्पर्म। जितने स्पर्म हैं उनको 1/4 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो तुम्हें किसका नंबर मिल जाएगा? मियोसिस का या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। तो कितना आ जाएगा? 250। खत्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? कभी तुमसे सेकेंडरी से नहीं पूछेगा, सेकेंडरी से तो 2 ही बन रहे हैं, और सेकेंडरी से तो आपका मियोसिस स्टार्ट भी नहीं होती, तो कंप्लीट कहां से होगी? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हो गया तुम्हारा क्या? पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 चीजें, पहला है स्पर्मियोजेनेसिस और दूसरा है स्पर्मिएशन। अब स्पर्मियोजेनेसिस किसको बोलते हैं? ये जो स्पर्मेटेड सर्टोलाइज सेल के पास गया और नरिशमेंट ले गए, स्पर्मेटोजोआ में चेंज हो गया, इस चेंज की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियो maturation of spermatid to form spermatozoa with the help of is known as spermiogenesis. और क्या स्पर्म बनने के बाद टेस्टिस में रुके रहेंगे? नहीं, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर भी निकलेंगे। तो रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। क्या बोलेंगे? बात क्लियर हो गई? समझ में आ गया? तो जब हमने बोला कि स्पर्मेटोगोनिया के बारे में बोला, तो स्पर्मेटोगोनिया मैच्योर जर्म सेल की इनमैच्योर। मैच्योर कौन होगा? प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर क्या चलेगी? मियोसिस। मियोसिस चलेगा, कितना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट? 2। 2 से कितने आपके स्पर्म बनेंगे? 4। मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बने? तो एक स्पर्म बनाने के लिए कितना प्राइमरी स्पर्म? 1/4। कितनी मियोसिस कराओगे? 1/4। वही सीड वाला, जो वहां पे पॉलिन ग्रेन का था वही यहाँ पे जर्म सेल का। बात क्लियर हो गई? लिख लो, हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बस इसका हार्मोनल फीडबैक बाकी है, और वो हार्मोनल फीडबैक हम कल की क्लास में कराएंगे। इतना तैयार हो गया कि नहीं हो गया? ये तो बहुत इजी लग रहा है ना? नहीं लग रहा? ये जैसा पॉलिन ग्रेन का बताया था सेम टू सेम है। और कोई डिफरेंस है क्या? पॉलिन ग्रेन में भी क्या हुआ था? बस माइटोसिस ही तो हुई थी बाद में, और तो कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे डायरेक्ट मेल गैमेट बन रहा है। वहां पे भी पॉलिन ग्रेन का जब पूछता है तो 1/4 ही लगाते हो ना, तो यहाँ पे भी कितना लगेगा? 1/4।